नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज की हमारी कक्षा में। तो देखिए, हम अध्ययन कर रहे थे कारक का। कारक में हमने सीखे अर्थात हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? कारक शब्द की उत्पत्ति और एवं अर्थ वो हमने हमारी जो पिछली कक्षा है उसमें सीख लिया था। कारक की जो परिभाषा है वो भी हमने हमारी पिछली कक्षा में क्या कर लिया था, सीख लिया था। आज कारक के भेद, चिन्ह, प्रसंग, ठीक है। तो देखिए, जो परिभाषा है वो आपको बखूबी जो याद है वो हो गई होगी, आपने अच्छी तरह से उसको समझा होगा। कारक शब्द है वो संस्कृतिकृत धातु में नवुल प्रत्यय के जुड़ने से बना है। इसका अर्थ होता है करने या बनाने वाला, ठीक है। व्याकरणिक दृष्टि से भी आपने देख लिया था, एक होता है उद्देश्य, दूसरा विषय, ठीक है। और कारक की जो परिभाषा है वो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार आपने अच्छी तरह से समझ ली थी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य की अन्य शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे उस रूप को अर्थात उस रूप को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक है। पंडित किशोरीदास के अनुसार भी आपने बहुत अच्छी तरह से जो परिभाषा है उसको समझ लिया था, ठीक है, कि क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। बहुत ही सीधी सी परिभाषा है भाई, कि क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रसर्ग जो आपका बहुत एक नया अच्छा शब्द, एक नया सा शब्द आपको मिला है, ठीक है। और उसके बारे में भी आपने अच्छी तरह से पिछली कक्षा में समझ लिया था, ठीक है, कि प्रसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, ठीक है। पर और सर्ग। पर का अर्थ यह है, क्या है? अर्थात पर्स का यहाँ अर्थ है बाद में, और सर्ग का अर्थ क्या होता है? चलना। अर्थात जो शब्दांश शब्द के बाद में प्रयुक्त हो उन्हें परसर्ग कहते हैं। परसर्ग स्वतंत्र शब्द क्या है? आपका जो शब्दांश है। शब्दांश जानते होंगे आप, शब्द का अंश क्या कहलाता है? शब्दांश कहलाता है, ठीक है। जो शब्द से पृथक रहता है, जो शब्द से क्या रहता है? सदैव ही पृथक अर्थात अलग रहता है। परसर्ग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग में लाए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात की पिछली बार मैंने बतलाया था आपको कि जो परसर्ग जो आपके शब्द हैं वह संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से आपने सीख लिया था। फिर देखे थे हमने कारक के भेद एवं चिन्ह, ठीक है। जैसे कि कारक है उसके 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। आज हम इनका विस्तार से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर हमने हमारी पिछली कक्षा में जो कारक है, जो कारक चिन्ह है और उनका जो अर्थ है बहुत अच्छी तरह से क्या कर लिया था? सीख लिया था, ठीक है। अब देखेंगे कारक के नाम चिन्ह याद करने के लिए सूत्र, ठीक है। कारक के नाम चित्र याद करने के लिए जो सूत्र है वो बहुत अच्छा है। यह आपको अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी तरह से आपने जो कारक है उसको क्या कर लिया? समझ लिया, ठीक है। तो आप इसको कविता के माध्यम से भी अगर याद करें तो भी अच्छा है, और अगर ऐसे भी अगर आप इसको समझ करके याद करें तो भी अच्छा है। लेकिन बेटा रटना नहीं है आपको, बिल्कुल भी अच्छी तरह से क्या करना है? इसको समझना है। तो देखिए, कर्ता ने अरुकर्म को चिन्ह करण से जान, संप्रदान को के लिए आपादान से मान, का के की संबंध है, में पे पर अधिकरण है, ठीक है हो अरे संबोधन, ये कारक के वर्ण। तो देखिए किस प्रकार से हमने एक सूत्र के माध्यम से जो कारक है उसको क्या किया है? समझा है, ठीक है। एक सूत्र के माध्यम से जो कारक है उसको हमने क्या किया है? समझा है। तो देखिए, कर्ता ने अरु यानी और, कर्म को चिन्ह करण से जान, ठीक है। जो करण कारक है उसका से होता है संप्रदान को के लिए, ठीक है। आपादान से अलग होना, का के की संबंध है आपका, में पे पर अधिकरण है, और हे हो अरे यह क्या है? आपके संबोधन कारक है। तो बहुत ही अच्छा सा मैंने आपके लिए जो सूत्र है वो क्या किए हैं? तैयार किया है। आशा करता हूँ कि इस सूत्र के माध्यम से जो कारक है उसके चिन्ह वगैरह है उनको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, पहला आपका कारक है कर्ता कारक। पहला कौन सा कारक है बच्चों? आपका कर्ता कारक है। तो देखिए, जो क्रिया का संपादन करें कर्ता कारक कहलाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी परिभाषा वगैरह कुछ नहीं लिखी मैंने, बहुत ही यानी कि सरल भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है कि आप समझ सके अच्छी तरह से। जो क्रिया का क्या करें? संपादन करें, कर्ता कारक कहलाता है, ठीक है। कर्ता का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को जो संपन्न करता है वो कौन कहलाता है? आपका कर्ता कारक कहलाता है, ठीक है। इसका चिन्ह क्या होता है? ने होता है।
इसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है। उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, मोहन ने रोटी खाई। अब देखो मोहन क्या है, क्रिया का कर्ता है। मोहन कौन है, क्रिया का कर्ता है, और रोटी क्या है, कर्म है, और खाई क्या है, इसमें क्रिया है। ठीक है, और ये क्या बच गया, ये कि यहाँ पर ने, तो यह क्या है आपका जो कर्ता कारक है उसका संपादन कर रहा है। ठीक है, अर्थात जो कर्ता है उसके साथ यह जुड़ गया है। और इसका दूसरा नाम भी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, क्या बताया था आपका, हाँ, सस्रगथार्थ यह क्या करता है, यह कर संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आकर के जुड़ता है। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें आप, ठीक है, परसर को आपने देख लिया है। आगे देखिए, स्मरणीय तथ्य अर्थात विशेष बात इसमें क्या है, विशेष बात जो कर्ता कारक है उसमें क्या आपको रखनी है। ठीक है, ने आपका जो कारक विभक्ति है परसर्ग वो है। देखिए इसमें कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के बाद किसने कौन शब्द लगाकर प्रश्न करें। अर्थात कर्ता की पहचान के लिए हमें क्या करना है, क्रिया के बाद किसने कौन शब्द लगाकर प्रश्न करें, जो उत्तर प्राप्त होगा वही करता है। अर्थात इससे जो हमें उत्तर प्राप्त हो जाए वही क्या है आपका करता है। ने चिन्ह के पूर्व का शब्द करता होता है। विशेष बात देखिए बच्चों, ने शब्द के पूर्व का शब्द क्या होता है, करता होता है। यहाँ आपका संज्ञा भी हो सकता है या सर्वनाम भी हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में आपके। फिर देखिए, अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जो आपका अकर्मक क्रिया का जो वाक्य होता है उसमें ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे राधा सोती है, यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते राधा ने सोती है, क्योंकि ने जो कारक चिन्ह है उसका हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा वाक्य, यानी समझ में नहीं आएगा, गलत सा हो जाएगा। ठीक है, निखिल हंसता है, निखिल ने हंसता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा अगर ने जो विभक्ति है उसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो विशेष यहाँ पर बात मैंने आपके लिए लिखी है कि जो अकर्मक क्रिया होती है उसके वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, विशेष बात ध्यान रखिए आप। और देखिए दूसरा है आपका कि जो आपका यानी कि कर्ता पहचानने का मैंने बतलाया है, क्या बताया है, क्रिया के बाद क्या करना है, किसने, किसने खाई, तो पता चल गया आपको मोहन ने खाई। ठीक है, किसने खाई, मोहन। ठीक है, कौन, यानी कि यहाँ पर जो शब्द है वो क्या होंगे, किसने कौन शब्द लगा करके, क्योंकि ये वाक्य किससे किसने खाई ये क्या हो रहा है, सही जुड़ रहा है। ठीक है, कौन हंसता है तो मोहन हंसता है, कौन हंसता है तो कौन, मोहन हंसता है। किसने यहाँ पर प्रयोग हुआ, और कौन का क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी अकर्मक क्रिया होगी उसमें। ठीक है, तो कर्ता कारक है वो आपके समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अगला देखिए, कर्म कारक। तो यहाँ पर देखिए कर्म कारक में क्या होता है, शब्द का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। शब्द का वह रूप जिस पर क्या होता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कर्म कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। इसका चिन्ह को होता है। मैंने पहले बताया था कि जो कर्म कारक है उसका प्रसर्ग क्या होता है, को होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, शिक्षक ने बच्चों को गृह कार्य दिया, शिक्षक ने बच्चों को गृह कार्य दिया। तो देखो यहाँ पर कर्ता कौन है, शिक्षक। ठीक है, ने चिन्ह इसके साथ क्या है, कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है, बच्चों को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को क्या दिया, गृह कार्य दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि जो कर्म है अर्थात जो क्रिया है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, उसका प्रभाव है वो कर्म पे पड़ रहा है। दूसरा है आकांक्षा पत्र लिखती है। ठीक है, यहाँ पर जो ने विभक्ति है वो नहीं आया। ठीक है, आकांक्षा ने पत्र लिखा। ठीक है, किस प्रकार से इसमें जो काल है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए इसमें आकांक्षा पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है। ये हम देखेंगे जब विशेष जो स्मरणीय नोट लगाए हुआ, यहाँ पर जो मैंने विशेष बात लिखी कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखो क्रिया का जो प्रभाव है लिखती, उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, पत्र पे पड़ रहा है। ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर देखो मारा क्रिया है, राम क्या है, करता है, और जो रावण है वो क्या है, कर्म है। रावण क्या है, कर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, रावण पे पड़ रहा है, और कर्ता कौन है, यहाँ पर राम है। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के माध्यम से यहाँ मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से जो कर्म कारक है वो समझ में आया होगा। अब देखिए विशेष जो यहाँ पर बात है स्मरणीय, वो जो आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कर्म की पहचान के लिए क्रिया के बाद किसको क्या शब्द लगाकर प्रश्न करें। ठीक है, किसको लगाएं या क्या लगाएं,
किसको क्या शब्द लगाकर प्रश्न करें, जो उत्तर प्राप्त होगा वही कर्म कारक है। वही क्या है आपका कर्म है, जो चिन्ह के पूर्व का शब्द कर्ता होता है। अर्थात को चिन्ह के पूर्व का शब्द क्या होता है, कर्ता होता है। ठीक है। अब देखिए विशेष एक बात और थी, उसमें आपकी अकर्मक थी, इसमें आपकी कौन सी है, सकर्मक है। तो देखो इसमें सकर्मक क्रिया का पूरक भी कर्म कारक होता है। अर्थात सकर्मक क्रिया का जो पूरक होता है वह भी कर्म कारक होता है। जैसे अनुज को लेखक बना दे, अनुज को लेखक बना दे। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो कर्म है उसका जो पूरक है वो भी क्या होता है, इसमें कर्म होता है। जैसे अनुज को, कर्ता ने कर्म को, देखो इससे पूर्व को कौन है, अनुज, तो यह क्या है आपका, यह कर्म है। ठीक है। तो किस प्रकार से जो कर्म कारक है उसको क्या करना है, आपको अच्छी तरह से समझना है। आगे देखिए, अगला है आपका करण कारक। तो देखिए करण कारक में शब्द का वह रूप जो क्रिया करने में साधन या उपकरण के रूप में या सहायक के रूप में होता है। अर्थात शब्द का वह रूप जो क्रिया करने में साधन या उपकरण के रूप में क्या होता है, सहायक होता है, करण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह क्या होता है, से होता है। उदाहरण देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र भी किया था, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर मारा है, क्रिया है। ठीक है। राम ये क्या है, करता है, रावण क्या है, इसमें कर्म है। ठीक है। और बाण क्या है, बाण से, अर्थात किससे मार रहा है, बाण से। तो यह क्या हो गया, इसमें क्रिया का जो साधन या उपकरण, ठीक है, यानी सहायक हो गया। किस प्रकार जो क्रिया है उसको संपन्न करने में यह क्या कर रहा है, अपना योगदान है वो दे रहा है। ठीक है। तो बच्चों आपके समझ में आ गया था। से विभक्ति से पहले जो भी आता है वो क्या होता है आपका, वह है आपका करण कारक। अर्थात करण जो विभक्ति है उससे पहले आता है तो करण, ठीक है, सहायक का काम करेगा। कोश से पहले आता है तो वो क्या आता है, आपका कर्म होता है। ने से पहले जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द आता है वो क्या होता है, आपका कर्ता होता है। ठीक है। फिर देखिए, मैं कार द्वारा भोपाल गया। मैं कार द्वारा कहाँ गया, भोपाल गया। अब देखिए इसमें से द्वारा के द्वारा जो विभक्ति है उसका क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। तो किसके द्वारा गया, मैं, यहाँ पर देखो जो कर्ता अर्थात संज्ञा ना आकर क्या आया है, सर्वनाम आया है। ठीक है। तो देखो मैं अर्थात क्रिया का कर्ता, गया क्या है, क्रिया। ठीक है। किसके द्वारा गया, भोपाल। ठीक है। तो भोपाल देखो किसको यानी कि सहायक बना रहा है भोपाल जाने में, तो वह कार को क्या बना रहा है, सहायक बना रहा। इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका करण कारक है वो हो जाएगा। ठीक है। अन्य उदाहरण देखिए, मिट्टी से घड़ा बनाया गया। मिट्टी से घड़ा बनाया गया। तो देखो इसमें किससे बनाया, घड़ा, मिट्टी से। तो मिट्टी क्या हो गई, क्रिया में साधन या उपकरण के रूप में या सहायक के रूप में क्या हो रही है, काम आ रही है। ठीक है। स्मरणीय तथ्य देखिए, महत्वपूर्ण आपके बिंदु क्या है, पहला कर्मवाच्य में कर्ता करण कारक में होता है। ठीक है। जैसे दांत से बादाम तोड़ा गया। वाच्य होते हैं आपके, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बताने वाला। उसमें क्या होता है कि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका कर्तृवाच्य, दूसरा है क्रमवाच्य और तीसरा कौन सा, आपका भाववाच्य। ठीक है। जो आपका कर्तृवाच्य है उसमें कर्ता प्रदान होता है, क्रम में कर्म, जो आपका कर्मवाच्य है उसमें कर्म और जो भाव है उसमें कर्ता और जो कर्म है वो गौण होते हैं और जो प्रधान है वो कौन होता है, आपका भाव होता है। तो देखिए इसमें जो क्रमवाच्य है उसमें कर्ता करण कारक में होता है। किस में होता है, करण कारक में होता है। जैसे दांत से बादाम तोड़ा गया। अर्थात यहाँ पर दांत क्या है, कर्ता है। जो बादाम कर्म है उसको तोड़ा गया था, तोड़ा गया क्रिया को क्या कर रहा है, बादाम को संपन्न कौन कर रहा है, दांत कर रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, आपका जो करण कारक है वो हो जाएगा। अगला है आपका कार्य कारण संबंध में भी करण कारक होता है। जैसे लकड़ी से कुर्सी बनी, अर्थात लकड़ी से क्या बनी, कुर्सी बनी। तो यहाँ पे भी क्या होता है, आपका करण कारक ही होता है। देखिए बच्चों, जो कर्ता कारक है, कर्म कारक है और जो करण कारक है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आगे देखिए, अगला अपना चौथा जो कारक है वो है संप्रदान कारक। तो देखिए संप्रदान कारक में शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया किसके लिए की गई है। ठीक है। संप्रदान कारक कहलाता है। अर्थात क्रिया किसके लिए की गई है वह क्या कहलाता है, आपका संप्रदान कारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में जिसके लिए काम किया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक है। इसका चिन्ह को के लिए है। इसका चिन्ह क्या है, को के लिए।
तो देखिए इसमें उदाहरण देखो आप, दीपा ने सरिता को एक कलम दी। दीपा ने सरिता को क्या दी? एक कलम दी। तो देखो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कलम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? परिभाषा को देखिए, शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि क्रिया किसके लिए की गई है। किसके लिए की गई है बेटा? यहाँ पे दीपा ने सीता को कलम दी, अर्थात किसके लिए की गई है? सरिता के लिए जो क्रिया है वो की गई है। कि दीपा है वो किसके लिए कलम दे रही है? सरिता के लिए दे रही है। दूसरा है, शेर ने अपनी माँ के लिए शेखर ने, माफ़ कीजिएगा, शेखर ने अपनी माँ के लिए एक मोबाइल जो लाया। शेखर ने अपनी माँ के लिए एक मोबाइल लाया। अब देखो शेखर है वो क्या कर रहा है? क्रिया को संपन्न किसके लिए कर रहा है? अपनी माँ के लिए कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका संप्रदान कारक है वो हो जाएगा। अगला देखिए, आपादान कारक। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए, ठीक है। आपादान का अर्थ होता है अलग होना। तो देखिए, जिससे हमें किसी वस्तु का क्या होना पाया जाए? अलग होना पाया जाए, वहाँ आपादान कारक होता है या कहलाता है। इसका चिन्ह होता है से यानी अलग होना, आपादान से अलग होना, ठीक है। उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो देखो, पेड़ से जो पत्ते हैं वो क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, ठीक है। फिर है, झरने से पानी गिरता है। अब झरने से जो पानी है वो क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। से विभक्ति का यहाँ पर क्या किया गया? प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा कारक? यहाँ पर आपका अपादान जो कारक है वो हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला, संबंध कारक। अगला कारक कौन सा आपका? संबंध कारक है। तो देखिए, इसमें शब्द का वह रूप जो दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाता है, संबंध कारक कहलाता है, ठीक है। सर्वनाम के साथ रा रे री ना ने नी का प्रयोग होता है। किसके साथ होता है? सर्वनाम के साथ। किसके साथ होता है बच्चों? सर्वनाम के साथ होता है। किसका प्रयोग होता है? रा रे री ना ने नी का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने आदि का जो है उसका प्रयोग है वो किया जाता है। ध्यान रखिएगा किसके साथ होता है? इनका प्रयोग सर्वनाम के साथ ही होता है। इनका प्रयोग जो संज्ञा है उसके साथ नहीं होता, ठीक है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, जीवन की कार महंगी है। जीवन की कार क्या है? महंगी है। तो देखो यहाँ पर जीवन की कार महंगी है, ठीक है। सॉरी, इसका जो प्रयोग है वो संज्ञा के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो दूसरा आपका, तुलसी की जो अमर रचना रामचरितमानस है। अब देखो, तुलसी और जो रचना है उसके बीच जो की है वो क्या कर रहा है? संबंध प्रकट कर रहा है। यहाँ जीवन और जो कार है उसके बीच जो की है वो क्या कर रहा है? संबंध प्रकट कर रहा है, ठीक है। फिर है आपका, यह मेरा घर है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या है? यहाँ पर जो आपका है सर्वनाम है। मैं क्या है? आपका सर्वनाम है, ठीक है। और यह जो घर है वो क्या है? संज्ञा है, ठीक है। और तो यह क्या कर रहा है? जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों के बीच जो संबंध है वो प्रकट करने का जो कार्य है वो कर रहा है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया कि इस प्रकार जो संबंध कारक है उसमें जो आपका रा रे री, ठीक है, और ना ने नी का प्रयोग होता है और उससे हमें जो संबंध है वो प्राप्त होता है। फिर है अगला अपना अधिकरण कारक। तो देखिए, अधिकरण कारक में आधार को व्यक्त करने वाली संज्ञा या सर्वनाम को अधिकरण कारक कहते हैं, अर्थात जो हमें आधार प्रदान करें। आधार को व्यक्त करने वाली संज्ञा या सर्वनाम को अधिकरण कारक जो कारक है वो कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जिस शब्द से क्रिया के आधार का पता चले, क्या किसका पता चले? क्रिया के आधार का पता चले, उसे अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से देखिए, वह चारपाई पर लेट गया। वह चारपाई पर लेट गया। अब देखिए इसमें वह चारपाई पर लेट गया। अब देखो किसको आधार बनाया उसने? चारपाई को। किसको बनाया? चारपाई को। और पर क्या है? अधिकरण, अर्थात जो करता है वो किसके ऊपर लेट जाता है? चारपाई पर लेट जाता है, अर्थात वह क्या हो गया? उसका आधार है वो हो गया। अगला आपका उदाहरण है, पुस्तक बस्ते में है। अर्थात जो पुस्तक है उसने अपना आधार बनाया। किसको बनाया? बस्ते को बनाया, ठीक है। तो यह क्या हो गया? उसका आधार हो गया।
सांप बिल में रहता है, कहाँ रहता है, बिल में, ठीक है। तो यहाँ आप अगर कहाँ लगा करके भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो प्रश्न है वो पूछ सकते हो, तो भी आपको जो अधिकरण कारक है वो पता चल जाएगा। जैसे कि वह चारपाई पर लेटा है, किस पे लेटा है, कहाँ लेटा है, चारपाई पे, बस पुस्तक बस्ते में है, कहाँ है, बस्ते में है, सांप बिल में रहता है, कहाँ रहता है, बिल में रहता है। तो इससे भी कहाँ लगा करके अगर आप प्रश्न करोगे क्रिया से, तो भी आपको जो अधिकरण कारक है उसका पता चल जाएगा, ठीक है। अगला हमारा अंतिम जो कारक है वो है आपका संबोधन कारक, ठीक है। बहुत ही अच्छा कारक है। तो देखिए, शब्द का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने, सावधान करने या आश्चर्य प्रकट करने का बोध होता है, तो वह संबोधन कारक कहलाता है। इसका चिन्ह है हे, हो, अरे, अहो आदि, ठीक है। हम बोलते हैं ना, अरे इधर आ, तो इस प्रकार के बुलाने या किसी को सचेत करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इनका जो प्रयोग है वो करते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, ठीक है। हे भगवान मेरी क्या कीजिए, रक्षा कीजिए। तो किस प्रकार से हम भगवान को क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, ठीक है। फिर है दूसरा, अरे तुम यहाँ आओ, ठीक है। किसी को बुलाते हैं दूर से, तो भी हम क्या करते हैं, इस प्रकार जो संबोधन कारक है उनका प्रयोग हम करते हैं। अरे तुम इधर आओ, तो हे, अरे और अहो क्या है, आपके संबोधन कारक के कारक चिन्ह हैं, ठीक है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपके जो कारक हैं वह समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि संपूर्ण 8 कारक है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। सभी कारकों को आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, लिखने का कार्य करना है, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए और स्थायी रूप से आपके पास जो अध्ययन सामग्री है वो उपस्थित रहे, ठीक है। तो आपका जो अध्ययन क्रम है उसको सुचारू रूप से आप बनाए रखें, और इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं, और जल्द ही हम हमारे अगले विषय के साथ आपके सामने वापस हम आएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।